Next, fifth type is Drusa type. फिफ्थ टाइप जो इम्ब्रोसैक डेवलपमेंट का देखा जाता है उसे ड्रूसा टाइप कहा जाता है। ड्रूसा टाइप में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनने वाले 4 न्यूक्लियस में से 3 माइग्रेट हो जाते हैं कैलजल एंड की तरफ और एक प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। मियोसिस से बनने वाले 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैलजल एंड, 1 moves towards micropylar end. Now first mitosis occurs. Followed by second mitosis. Second mitosis results in formation of 12 nuclei at callosal end and 4 nuclei towards micropylar end. Now cytokinesis occurs. Cytokinesis के ठीक पहले दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियाई बीच में माइग्रेट होते हैं। यहां से एक न्यूक्लियाई बीच में जाएगा और यहां से एक न्यूक्लियाई बीच में आएगा। माइक्रोपाइलर एंड पर जो न्यूक्लियस बचे उसमें से एक न्यूक्लियस एग सेल फॉर्म करता है, 2 न्यूक्लियस सिनर्जिड फॉर्म करते हैं। कैलजल एंड पर जो 11 सेल बचते हैं, 11 न्यूक्लियस बचते हैं, ये ऑर्गेनाइज होकर एंटीपोडल फॉर्म करते हैं जिनका नंबर 11 है। So antipodals number is 11. नॉर्मली 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसलिए इस तरह के एम्ब्रियो सैक से जो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, इस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल होती है 3n. The endosperm produced has got ploidy level of 3n. Type of endosperm is produced. This type is known as Drusa type, in which out of 4 megaspore nuclei, 3 migrates towards the callosal end and 1 remains towards the micropylar end. The micropylar megaspore undergoes 2 mitotic division, forming 4 nuclei. Similarly, callosal megaspore nucleus undergoes 2 mitotic division, forming 12 nuclei. 1 nuclei from each end migrates towards the center, then cytokinesis occurs, जिसकी वजह से 11 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक एग एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टाइप होता है फ्रिटिलेरिया टाइप। Next is fritillaria type. This fritillaria is the 6th type of embryo sac development. This is megaspore mother cell. This megaspore mother cell undergoes meiosis, forming 4 nuclei. 1 move towards micropylar end, 3 move towards callosal end. Then cytokinesis occurs. The 3 callosal nuclei remains inside 1 cell and micropylar megaspore remains free.
इसमें मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद जो 4 मेगास्पोर न्यूक्लियस बनते हैं, इसमें से 3 कैलोज़ल एंड की तरफ चले जाते हैं जो एक सेल के अंदर आ जाएंगे और एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला जाएगा। इसके बाद इसमें माइटोसिस आकर करेगी। फर्स्ट माइटोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड एंड 2 सेल बनेंगे कैलोज़ल एंड पर जो 3 न्यूक्लियस वाले हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कैलोज़ल एंड पर जो 3 न्यूक्लियस माइग्रेट करते हैं, ये 3 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर चले जाते हैं। साइटोकाइनेसिस होती है सिर्फ कैलोज़ल एंड पर और तीनों न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। फिर माइटोसिस होगी तो कैलोज़ल एंड पर 2 सेल बने जो ट्राई न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो कर रहे हैं और माइक्रोपाइलर एंड पर 2 नॉर्मल न्यूक्लियाई। Then second mitosis occurs, results in formation of 4 nuclei at micropylar end and 4 cells with 3 nuclei each at कैलोज़ल end. कैलोज़ल end पर 4 सेल बन रहे हैं, हर सेल में 3-3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। 2 माइटोसिस के बाद ये कंडीशन बनी, दोनों एंड से एक सेल आएगा कैलोज़ल एंड से जो ट्राई न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करेगा और एक न्यूक्लियस, सो दैट माइक्रोपाइलर एंड पर 3 न्यूक्लियस, कैलोज़ल एंड पर 3 सेल जो ट्राई न्यूक्लिएटेड कंडीशंस में है जो बाद में एंटीपोडल फॉर्म करेंगे। ओके, इसके बाद साइटोकाइनेसिस आकर करेगी। कैलोज़ल एंड वाले सेल्स एज इट इज रहेंगे। पोलर न्यूक्लियाई में 4 न्यूक्लियस है। माइक्रोपाइलर एंड वाले सेल न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होकर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए जो एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होगा उस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल 5n होगी। तो प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इज 5n। इस केस में सिर्फ जो एक बेसिक डिफरेंस देखा जा रहा है वो ये है कि कैलोज़ल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस होते हैं वो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ट्राई न्यूक्लिएटेड एंटीपोडल सेल्स आर प्रोड्यूस। बाकी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल 5n और एक नॉर्मल एग एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। दिस इज 6th टाइप नोन एज फ्रिटिलेरिया टाइप। इसके बाद जो लास्ट टाइप है दैट इज प्लम्बाजेला टाइप। प्लम्बाजेला टाइप में मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis forming 4 megaspore nucleus. 3 moves towards कैलोज़ल end, 1 towards micropylar end. Same condition, ऑर्गेनाइजेशन होगा एक ट्राई न्यूक्लिएटेड सेल में और एक न्यूक्लियस इस तरफ। इसमें सिर्फ एक माइटोसिस होती है। इस एक माइटोसिस की वजह से दो ट्राई न्यूक्लिएटेड सेल कैलोज़ल एंड पर बनेंगे और 2 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पर फॉर्म होते हैं, यानी सिंगल माइटोसिस आकर अब दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में माइग्रेट हो जाएंगे। कैलोज़ल एंड से पूरा एक सेल माइग्रेट होगा जो ट्राई न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, माइक्रोपाइलर एंड से एक न्यूक्लियाई होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन अकर्स, एक एंटीपोडल जो ट्राई न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो कर रहा है,
पोलर न्यूक्लियाई में टोटल 4 न्यूक्लियाई रहते हैं, एक ट्राई न्यूक्लिएटेड सेल वाला, एक सिंगल और एक सिंगल एग सेल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के एम्ब्रियो सैक में जब एंडोस्पर्म बनेगा तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल होगी 5n। Only difference between Fritillaria and Plumbagilla type is in Fritillaria type 2 mitosis occurs, whereas in Plumbagilla type only 1 mitosis is observed. यहाँ पर अपन ने बेसिकली 3 टाइप पढ़े एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के। मोनोस्पोरिक जो सबसे कॉमनेस्ट है, 4 मेगास्पोर में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल रहता है। अगर फंक्शनल मेगास्पोर कैलाजल एंड वाला है और 3 माइटोसिस हो रही है तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, जो सबसे कॉमनेस्ट है, जिसे पोलीगोनम टाइप कहा जाता है। अगर माइक्रोपाइलर एंड वाला मेगास्पोर फंक्शनल हो और 2 माइटोसिस हो तो उसे ओइनोथेरा टाइप कहा जाता है। बायस्पोरिक में दोनों बिल्कुल पोलीगोनम टाइप जैसे बनते हैं, ओनली डिफरेंस इज सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, एलियम टाइप एंड एंडीमियन टाइप। मेनली जो वेरिएशंस देख रहे हैं अपन, वो सारे कहाँ देखे जा रहे हैं? टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक में देखे जा रहे हैं। अब इस पूरे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक में से क्या याद रखना है कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या होती है? मैक्सिमम प्लॉइडी लेवल पेपिरोमिया, इसमें प्लॉइडी लेवल होगी 9n, क्योंकि 8 पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, 8 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए इसे 9n कहा जाता है। प्लम्बागो पेनिया फ्रिटिलेरिया, प्लम्बागो पेनिया फ्रिटिलेरिया एंड प्लम्बाजिला टाइप। ये जो 4 टाइप पढ़े, इन सब में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल 5n रहेगी, क्योंकि एंडोस्पर्म में 4 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब बचे 2 टाइप, जिसमें से एडोक्सा टाइप एंड ड्रूसा टाइप। इन दोनों में 2n कंडीशन ऑब्जर्व की जाएगी। तो दिस इज द ओवरऑल फैक्ट। जो 7 टाइप्स पढ़े, इसमें से पेपिरोमिया शोज मैक्सिमम प्लॉइडी लेवल ऑफ 9n, Plumbago, Penia, Fritillaria and Plumbagilla shows ploidy level of 5n. Edoxa and Drusa shows ploidy level of 9n type. तो ये सारे एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के टाइप है। आई होप ये समझ में आया है। बेसिक फैक्ट्स जो याद रखने हैं, पोलीगोनम मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर, एंडोस्पर्म 3n। ओइनोथेरा टाइप एंडोस्पर्म 2n, बिकॉज पोलर न्यूक्लियाई सिर्फ एक ही होता है। बाकी जो बायस्पोरिक टाइप है, एलियम और एंडीमियन, ये बिल्कुल पोलीगोनम टाइप जैसे ही होते हैं। इन सभी में 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक एपरेटस होता है। सिर्फ डिफरेंस जो ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये जेनेटिकली डिफरेंट सेल से बने हुए होते हैं। टेट्रास्पोरिक में जो 7 टाइप्स हैं, इसमें से पेपिरोमिया मैक्सिमम प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म 9n, Plumbago, Penia, Fritillaria and Plumbagilla that is 5n, Edoxa and Drusa type that is 2n। तो ये सारे टाइप है एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के, कि किस तरह से एंजियोस्पर्म्स में एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, और इन सारे टाइप में सिर्फ एक ही एग सेल का फॉर्मेशन होगा। इन केस ऑफ पोलन ग्रेन, 1 meiosis results in formation of 4 pollen grains. Pollen grain produces male gamete, so एक meiosis से 4 मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, जबकि 1 meiosis results in formation of only 1 egg cell or female gamete.
एक मियोसिस से, ये जितने भी टाइप्स पढ़े इन सभी में चाहे चारों मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में या एक ही मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, बट इन ऑल द केसेस ओनली वन एग सेल इज प्रोड्यूस, यानी एक फंक्शनल फीमेल गैमेट बनता है। मियोसिस के प्रोडक्ट में से केवल एक गैमेट का फॉर्मेशन होता है, बट इन केस ऑफ मेल गैमेट फॉर्मेशन one meiosis produces 4 pollen grains, each pollen grain produces male gamete। तो इस पे जो एक सबसे कॉमन टाइप क्वेश्चन का पूछा गया है वो ये है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड सीड्स हाउ मेनी meiosis are required? हंड्रेड सीड फॉर्मेशन के लिए कितने मियोटिक डिविजन जरूरी होते हैं? अब यहाँ पे याद रखना है 100 सीड्स, सीड्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 100 सीड्स के लिए 100 जाइगोट की जरूरत होगी। 100 जाइगोट कैसे बनेंगे? जब फ्यूजन होगा 100 मेल गैमेट्स का एंड 100 फीमेल गैमेट्स का। Syngamy results in formation of zygote. Zygote develops to form embryo and embryo is present inside the seed. So seeds are product of sexual reproduction. For 100 seeds, we require 100 male gamete and 100 female gamete. यहाँ जस्ट अभी अपन ने पढ़ा कि एक मियोसिस से 4 मेल गैमेट बनते हैं। 100 मेल गैमेट के लिए मियोसिस कितनी होगी? 100/4, that is 25 meiosis are required for formation of 100 male gamete. But one meiosis produces only one female gamete. 100 female gamete के लिए number of meiosis required will thus be 100 meiosis. So 100 plus 25, 100 seed formation के लिए 125 meiosis की जरूरत होती है। So formation of 100 seeds requires 125 meiosis. 25 meiosis for formation of male gamete because one meiosis produces 4 male gamete and 100 meiosis for formation of 100 female gamete क्योंकि एक मियोसिस में से केवल एक ही एग सेल या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। समझ में आया ये? इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ अगर इसी कंटेस्ट पे बेस डेटा चेंज कर दिया जाए तो क्वेश्चन क्या होगा? 50 seed formation requires how many meiosis? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 50 seeds means 50 male gametes and 50 female gametes. अभी अपन ने पढ़ा एक मियोसिस से 4 मेल गैमेट बनते हैं। 50 के लिए कितने? 12.5, बट आधी मियोसिस नहीं होती इसलिए 12.5 नहीं कंसिडर किया जाएगा, 13 मियोसिस कंसिडर की जाएगी। 50 मेल या फीमेल गैमेट्स के लिए 50 मियोसिस। टोटल 63 meiosis are required for formation of 50 seeds. यानी सिंपली अगर 125 100 के लिए लग रही है तो 50 के लिए कितने लगेगी? डिवाइड बाय 2, दैट इज 125 का आधा 65.5 62.5, बट हाफ मियोसिस नहीं होती क्योंकि फंक्शनल स्पोर्स नहीं बनते, इसलिए उसे पूरा कंसिडर किया जाता है। 63 मियोसिस आकर करती है तब जाके 50 सीड्स का फॉर्मेशन होगा।
किसी क्वेश्चन में अगर एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया जाए, सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ साइप्रस, in Cyprus 100 seed formation requires how many meiosis? साइप्रस में 100 सीड फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस की जरूरत होगी? यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि साइप्रस एक्सेप्शन है, इसमें एक मियोसिस से केवल एक पोलन ग्रेन या एक मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी 100 सीड्स के लिए 100 जाइगोट, it requires 100 male gamete and 100 female gamete. 100 फीमेल गैमेट के लिए 100 मियोसिस, क्योंकि एक मियोसिस से केवल एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है। अभी तक अपन ने पढ़ा कि नॉर्मली एक मेल मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, बट लास्ट क्लास मैंने लिखवाया था ये कि साइप्रस इज एन एक्सेप्शन कंडीशन। साइप्रस में एक मियोसिस से बनने वाले 4 माइक्रोस्पोर में से 3 माइक्रोस्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, एक माइक्रोस्पोर फंक्शनल होता है, यानी 100 मेल गैमेट के लिए यहाँ भी 100 मियोसिस की जरूरत होगी। सो अगर साइप्रस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मियोसिस बिकम्स doubled, that is 200 meiotic divisions are required for formation of 100 seeds in साइप्रस। अगर इसी क्वेश्चन को सिर्फ एक सीड के लिए 1 सीड फॉर्मेशन, कितनी मियोसिस की जरूरत होगी? 1 सीड मतलब 1 जाइगोट, 1 जाइगोट मीन्स 1 मेल गैमेट, 1 फीमेल गैमेट। कभी भी आधी मियोसिस से फंक्शनल गैमेट नहीं बनते, इससे गैमेट 4 बनेंगे, यूज एक ही हो रहा है, बट इससे अपन मियोसिस कितनी काउंट करेंगे? 1 मियोसिस, दिस आल्सो प्रोड्यूसेस 1 मियोसिस। तो एक सीड बनने के लिए कितनी मियोसिस की जरूरत होगी? 2 मियोसिस की जरूरत होती है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या ध्यान रखना है कि एक्सेप्शनल कंडीशन तो नहीं है और मियोसिस कभी आधी नहीं होती, आधी मियोसिस से कभी भी फंक्शनल सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए हमेशा पूरी मियोसिस कंसिडर की जाती है। तो ये कुछ छोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं। अब यहाँ पर अपन ने पूरा पढ़ा किस तरह से मेगा स्पोरोजेनेसिस आकर करती है, मेगा गैमेटोजेनेसिस आकर करेगी और एक बेसिक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। इस एम्ब्रियो सैक के साथ या इस ओव्यूल के साथ जुड़े हुए कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं। आगे अपन उन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। So one of the important structure produced is endothelium. एंडोथीलियम को इंटेगुमेंट्री टेपेटम भी कहा जाता है। एंडोथीलियम इज ऑल्सो नोन एज इंटेगुमेंट्री टेपेटम। ये क्या होता है? कुछ यूनिटेगमिक ओव्यूल्स में न्यूसिलस डीजेनरेट्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज। न्यूसिलस बहुत जल्दी डीजेनरेट हो जाता है, इसलिए इंटेगुमेंट की इनरमोस्ट लेयर एलोंगेट होकर स्पेशलाइज्ड सेल बनाते हैं जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। इसके सेल्स रेडियली एलोंगेटेड होंगे, पोलीप्लॉइड होंगे, स्टार्च और फैट फिल्ड होते हैं। जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, बट समटाइम्स इट बिकम्स 10 to 12 लेयर्ड एज इन मेंबर्स ऑफ composite family. Now, in case of endothelium,
जनरली किसमें ऑब्जर्व की जाएगी? यूनिटेगमिक ओव्यूल्स में, जिनमें न्यूसेलस बहुत जल्दी डीजेनरेट हो जाते हैं। न्यूसेलस अगर डीजेनरेट हो गए तो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इंटेग्यूमेंट के इनर मोस्ट लेयर के सेल रेडियली एलोंगेटेड हो जाएंगे, यानी इस तरह से लंबे हो जाते हैं, पॉलीप्लॉइड हो जाएंगे, दे स्टोर स्टार्च and provides nutrition to the developing embryo sac. So such type of integument which functions as tapetum present in microsporangia. Tapetum innermost layer है microsporangia की, radially elongated cells की बनी हुई है और nutritive भी है. So ovule में भी कभी कभी tapetum जैसे cells का formation होता है जिसे एंडोथीलियम कहा जाता है, क्योंकि ये इंटेग्यूमेंट से बनने वाले सेल्स हैं जो टेपेटम के सिमिलर हैं, इसलिए इन्हें कॉमनली क्या कहा जाएगा? इंटेग्यूमेंट्री टेपेटम कहा जाता है। जनरली ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, बट कॉम्पोजिटिव फैमिली के मेंबर्स में इट बिकम्स 10 to 12 लेयर्ड इन थिकनेस। नॉर्मली सिंगल लेयर्ड, बट इन मेंबर्स ऑफ कॉम्पोजिटिव फैमिली it becomes 10 to 12 layered in thickness. Next structure is hypostate. Normally embryo sac के नीचे के कुछ cells normally embryo sac के नीचे के कुछ सेल्स लिग्निफाइड हो जाते हैं, becomes hard and forms a base-like structure just below the embryo sac. These cells prevents sinking of embryo sac in न्यूसेलस। ये एम्ब्रियो सैक की न्यूसेलस में सिंकिंग को प्रिवेंट करते हैं, एक या दो लेयर सेल के एम्ब्रियो सैक के ठीक नीचे के जो सेल्स होते हैं वो लिग्निफाइड हो जाएंगे एंड दे प्रिवेंट सिंकिंग ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द न्यूसेलस। दीज लिग्निफाइड सेल्स फॉर्म्स अ लेयर नोन एज हाइपोस्टेट। ये जनरली ऑब्जर्व की जाती है लिलिएसी, जिंजिबरेसी and एमेरिल्डेसी फैमिली के मेंबर्स में इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है जिसे हाइपोस्टेट कहा जाता है। एक और स्ट्रक्चर या टर्म दैट इज पेरिस्पर्म। नॉर्मली यहां तक जो भी अपन ने पढ़ा, इसमें पढ़ा कि न्यूसेलस पोरोजिनस टिश्यू की तरह फंक्शन करता है। न्यूसेलस के सेल्स मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करते हैं जिसमें मियोसिस होती है और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। न्यूसेलस का फंक्शन क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसलिए जब तक न्यूसेलस डेवलप होता है, जब तक एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, न्यूसेलस गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड। न्यूसेलस पूरी तरह खत्म हो जाता है, इसलिए सीड में कभी भी न्यूसेलस ऑब्जर्व नहीं किया जाता। बट समटाइम्स न्यूसेलस इज लार्ज एंड मैसिव, इट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। इसलिए न्यूसेलस के रेमनेंट्स, रिमेन्स जो होते हैं, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस इन सीड्स is known as perisperm. Some portion of the nucellus remains and persists in seeds. So this remains of nucellus in the seed is known as perisperm. Observe की जाती है mirabilis. मिराबिलिस जालप्पा के सीड्स में
पेरिस्पर्म्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज nucellar beak, Cucurbitaceae, Cucurbitaceae फैमिली के कुछ मेंबर्स में Cucurbitaceae एंड वन मोर Euphorbiaceae, यूफोरबिएसी फैमिली के मेंबर्स में न्यूसेलस माइक्रोपाइल से एक आउटग्रोथ की तरह बाहर निकल जाता है जिसे न्यूसेलर बीक कहा जाता है। नॉर्मली न्यूसेलर बीक जिम्नोस्पर्म्स के ओव्यूल में ऑब्जर्व की जाती है, बट ओव्यूल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली Cucurbitaceae एंड यूफोरबिएसी shows outgrowth of nucellus. Nucellus comes out from the micropyle on the surface of ovule known as nucellar beak. इसके अलावा ये जो कंडीशन है न्यूसेलर बीक, ये मेनली जिम्नोस्पर्म में कैरेक्टरिस्टिक्स है। जिम्नोस्पर्म में न्यूसेलस इमर्ज होकर बाहर निकलता है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में भी ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है। So this condition is common in members of Euphorbiaceae and Cucurbitaceae family. Lilium and Gladiolus. Gladiolus ये दोनों लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स हैं। इन दोनों मेंबर्स में भी एक स्पेशल फीचर है कि क्लोरोफिल and stomata are present in integument of ovule. ओव्यूल के इंटेगुमेंट में न्यूसेलस और स्टोमाटा जैसे स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये लिलिएसी फैमिली के कुछ मेंबर्स का फीचर है। लिलियम और ग्लैडियोलस में ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है। अब इसके अलावा कुछ टर्म्स जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला टर्म पढ़ा था अपन ने एरिल, आई होप यू रिमेंबर। टर्म जो अपन ने पढ़ा है वो है एरिल। एरिल क्या होता है? थर्ड इंटेगुमेंट if it becomes fleshy and juicy, it is known as eril. Lychee chinensis, nutmeg, that is Myristica ulmus. Lychee chinensis, Myristica, that is nutmeg, ulmus, इनमें ऑब्जर्व की जाती है। थर्ड इंटेगुमेंट का एक और मॉडिफिकेशन कैरांकल, ऑब्जर्व्ड इन रिसिनस, यानी कैस्टर में ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है। रिसिनस में थर्ड इंटेगुमेंट बिकम्स ड्राई एंड मेम्ब्रेनस एंड फॉर्म्स अ कवरिंग ऑन माइक्रोपाइल व्हिच इज नोन एज कैरांकल। वन मोर स्ट्रक्चर, ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर इज ऑब्जर्व्ड इन members of Cactaceae family. Cactaceae family में Circinotropous ovule पढ़ा था। Circinotropous ovule में क्यूनिकल की लेंथ बढ़ती है और वो पूरे के पूरे ओव्यूल को कवर कर लेती है। माइक्रोपाइल की पोजीशन लोकेट करने के लिए एक आउटग्रोथ होती है जो इंटेगुमेंट से बन सकती है या फिर क्यूनिकल से बनती है। इसे ऑब्ट्यूरेटर कहा जाता है। ऑब्ट्यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? टू डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल टू पोलन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन के वक्त जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर होगी तो माइक्रोपाइल की पोजीशन को डायरेक्ट करने के लिए
ऑब्ट्यूरेटर जैसी आउटग्रोथ डेवलप होती है। सो इन सारे टर्म से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली ये सारी टर्मिनोलॉजीज विद एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर। तो आज यही पढ़ेंगे अपन ने पूरे मेगास्पोर डेवलपमेंट, मेगास गैमेटोजेनेसिस, सारे एम्ब्रियो सैक के टाइप पढ़े हैं अपन। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे पोलिनेशन क्या होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड स्टेप, दैट इज पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन, हाउ डज पोलिनेशन occurs, what are the different types of pollination observed in plants.